हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। फिर से रानी की एंट्री ड्रामा में हो जाती है। बूमेंग को रानी पेची नाम का एक यूनुच गिफ्ट में देती है। वो कहती है कि आज से ये बंदा तुम्हारे घर की साफ सफाई करेगा। बूमेंग ये चाहती तो नहीं थी, पर उसे रानी की बात माननी पड़ती है। जब ये दोनों बाहर जा रहे थे तो पेची बूमेंग के शूज़ साफ करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। वो बूमेंग का हाथ कुछ इस तरह से पकड़ता है। वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। आगे पेची बूमेंग के घर पर आ जाता है। वो ये गंदा नज़ारा देखकर कहता है कि क्या ये गार्डन है? आप लोग करते क्या हो? आप सच में मेड ही हो ना? वो मेड से झगड़ा करने लगता है कि तुम लोगों को तो सफाई करना ही नहीं आता। वो उसकी बेइज्जती कर रहा था तो एक मेड जो कि बूमेंग की मेड थी वो कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तो पेची उसकी भी बेइज्जती करने लगता है कि तुम क्या नहा कर नहीं आई हो? तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए। वो तो नहाने के बारे में भी टिप्स वगैरह देने लगता है। बूमेंग की मेड खुश होकर नहाने के लिए चली जाती है। यान की मेड झाड़ू पकड़े हुए थी तो उसके पास से पेची कुछ इस तरह से झाड़ू लेता है एंड गार्डन की सफाई करने लगता है। यान पेची को दूर से देखकर कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि रानी ने हम पर जासूसी करने के लिए इसे रखा होगा। तो बूमेंग कहती है कि तुम अपना मोटा दिमाग चलाना बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक यूनुच है। अगले दिन ये लोग जब लिविंग रूम में आते हैं तो एक कहती है कि यकीन नहीं होता कि ये हमारा ही घर है ना, क्योंकि पेची ने पूरी रात जग कर इसे साफ कर दिया था। सारी कॉन्क्यूबाइंस उसकी तारीफ करने लगती है। दोपहर में वो जब लंच लेकर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था और एक मिशेलिन शेफ की तरह उसने ये बनाया था। फिर से इन सभी को झटका लगता है कि ये इतना काम में परफेक्ट क्यों है, ये खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। ये सब कुछ ना उसकी मेड दूर से ही देख रही थी। उसे न जलन होती है कि ये पेची इतना परफेक्ट क्यों है। वो पेची को मजा चखाने के लिए उसकी चेयर तोड़ देती है, पर पेची जब आता है तो वो चेयर बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये देखकर उसकी दोनों मेड पेची के जाने के बाद उस चेयर में जब बैठती है तो उसका पिछवाड़ा ही टूट जाता है। रात में पेची को परेशान करने के लिए वो लोग भूत बनकर भी आते हैं, पर पेची को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यान की मेड उसके पास जाकर उसे डराने लगती है। तो पेची कहता है कि छी, कितने गंदे हाथ है, पहले जाकर धो लो। वो गर्मा गर्म पानी में यान की मेड के हाथ डुबोकर धोने लगता है। घर के अंदर चू रो रही थी कि मेरी इयररिंग्स कहीं गुम हो गई है। मेड को लगता है कि ये पेची का काम है तो वो लोग उसे लेकर आती हैं। कहती है कि जल्दी से कबूल करो कि ये तुमने ही चुराया है। पर वहाँ शाव आती है। वो कहती है कि चू ने अपने इयररिंग्स बेड में ही गिरा दिए थे। ये जानकर दोनों ही मेड पेची की तारीफ करने लगती है एंड वहाँ से भाग जाती है। बूमेंग कहती है कि माफ़ कर देना पेची, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। आगे इनके घर से ना सामान चोरी होने लगता है। यान को ना पेची पर थोड़ा शक हो रहा था कि वो इतना परफेक्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हमें उसका टेस्ट लेना चाहिए। पेची अपना रुमाल ढूंढ रहा था तो वहाँ यान आती है। वो उसे गोल्डन हैंकरचिप देती है तो वो कहता है कि ये मेरा नहीं है। तो वो उसे सिल्वर का देती है। वो कहता है कि ये भी मेरा नहीं है। फिर वो उसे सादा कॉटन का हैंकरचिप देती है तो वो कहता है कि हाँ ये मेरा है। यान कहती है कि ये तीनों ही तुम्हारे हैं, तुम ना बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो, तो मैं तुम्हें ये तीनों के तीनों दे देती हूँ। पीछे से ये तीनों तालियां बजाती हुई आती है कि हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम इस परीक्षा में पास हुए हो। ये सुनकर पेची तो अपनी तारीफों के फूल बांधने लगता है। वहाँ पर बाउचू आता है। वो कहता है कि चू, तुम्हारा कंगन मुझे महल के बाहर से मिला। पेची गोल्डन और सिल्वर हैंकरचिप को एक मेड को दे रहा था जिसका नाम था बिची। पेची उसे कहता है कि अब मैं ज़्यादा चोरी नहीं करना चाहता। तो बिची उसे कहती है कि तुम एक फेक यूनुच हो और असली मर्द हो। अगर मैं ये बात राजा को बता दूँ तो। दूर से ही उन दोनों की बात बूमेंग की मेड सुन लेती है। वो जाकर ये बात सीधा बूमेंग को बताती है। बूमेंग यान को बताती है। आगे इनकी पंचायत स्टार्ट हो जाती है। ये चारों ही उसे पूछ रही थी कि पेची, जो भी तुमने सच छुपाया है वो हमें बता दो, इस तरह से हम तुम्हें पनिश नहीं करेंगे। अगर नहीं बताते तो हम ये बात राजा को भी बता देंगे। तो पेची कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं असल में एक नॉर्मल मैन हूँ। वो अपनी सैड स्टोरी सुना रहा था कि मैं लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, पर उसके घर वाले मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मैं यूनुच बन के पैलेस में जॉब करने लगा। उसकी ये सैड स्टोरी सुनकर शाव और बूमेंग का प्लान बनाती है। पेची फिर से बिची से मिलने के लिए जाता है।
पेची कहता है कि अब मैं ज़्यादा चोरी नहीं करने वाला, तो बीची उसे धमकाने लगती है कि अगर तुम मेरे लिए सवेरात नहीं लाए, कीमती चीज़ें नहीं लाए, तो मैं ये राज सबको बता दूंगी कि तुम एक असली मर्द हो। वहाँ पर शाओ आ जाती है। शाओ से कहती है कि तुम इसे धमकी दे रही हो कि ये एक असली मर्द है, और पेची से कहती है कि तुम एक मर्द होकर यूनुज का काम करते हो, यानी कि तुम दोनों ही सेम हो। वो बीची को डराने लगती है कि अगर सबको पता लग गया कि पेची एक मर्द है तो इसमें तो तुम ही फंस जाओगी, क्योंकि तुमने इसका सीक्रेट छुपाया था। यह देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। शाओ पेची से कहती है कि अब चलो तुम भी इस महल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। पेची कहता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वेनलाओ कहता है बूमेंग से कि मैंने सुना है कि तुमने एक यूनुज को आज़ाद करवा दिया। बूमेंग कहती है कि हाँ, क्योंकि सारी की सारी मेड उसे बस ताड़े जा रही थी। पेची को ये लगता था कि वो कोई सूखा जानवर है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। वेनलाओ कहता है कि क्या कहा, वो मुझसे भी ज़्यादा पॉपुलर था। बूमेंग कहती है कि क्यों, तुम्हें जलन हो रही है। वो कहता है कि नहीं, तो बूमेंग उसके चिक पर किस करती है। आगे बूमेंग उसे आई लव यू कहती है, तो वो कहता है कि आई लव यू टू। जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है कि तुम ऐसे तो कभी इतनी अच्छी नहीं बनती। बूमेंग कहती है कि मुझे आई लव यू कहने के लिए क्या कोई रीज़न की ज़रूरत है? मैं ये बात बिना किसी रीज़न के भी तुम्हें कह सकती हूँ ना। आगे शाओ बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी और ड्रिंक भी कर रही थी, क्योंकि राजा पर हमला हुआ था और उसे ये लग रहा था कि ये हमला उसके प्यारे शंशांग ने किया है। ये तीनों उसके पीठ पीछे बातें कर रही थी कि 3 साल हो गए हैं, शंशांग का कुछ भी पता नहीं है और ये अभी भी उसका इंतज़ार कर रही है। शाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नीचे जाकर पहले दारू की बोतल तोड़ती है, उसके बाद बहुत सारे गमले भी तोड़ देती है। वो तो इतनी शक्ति लगाती है कि एक पेड़ ही पूरा तोड़ देती है। बूमेंग उसे रोकने के लिए आती है, पर वो ज़ोर से चिल्लाती है तो बूमेंग दूर भाग जाती है। बाद में ये चारों ही लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अगले दिन बूमेंग वेनलाओ से कह रही थी कि एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, पर एक दिन वो लड़का कहीं चला जाता है और वो लड़की उसकी याद में बस इंतज़ार ही करती रहती है। पर उस लड़की को एक दिन पता लगता है कि उसके प्यार ने देशद्रोह किया है। उसने उसके राजा को मारने की कोशिश की है। अब उस लड़की को क्या करना चाहिए? वेनलाओ कहता है कि तुम शाओ के बारे में बात कर रही हो ना। बूमेंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? वेनलाओ कहता है कि मैं उसे महल से दूर नहीं कर सकता, मैंने उसके डैड से प्रॉमिस किया था। बूमेंग कहती है कि फिर तुम मेरी मदद करो। वेनलाओ कहता है कि हाँ, मैं मदद करता हूँ, आज रात में जश्न रखने वाला हूँ। रात में पार्टी की तैयारियाँ हो जाती है। मुखौटाधारी डांस प्रदर्शित कर रहे थे। अचानक से ही एक मास्क मैन वेनलाओ के ऊपर हमला करने के लिए आता है। बाओचू से फाइट करने लगता है। शाओ उस हमलावर को ध्यान से देख रही थी एंड उसे पता लग जाता है कि ये तो उसका प्यारा शंशान ही है। वो बाओचू को साइड में हटाकर खुद शंशान से लड़ने के लिए जाती है और शंशान को हरा भी देती है। जब उसका चेहरा रिवील होता है तो वो शौक के मारे वहाँ से चली जाती है। शंशान को जेल में डाल दिया जाता है एंड उसे गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा मार रहे थे। यहाँ पर शाओ बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, खा नहीं रही थी, इसलिए उसकी फ्रेंड्स एक प्लान बनाती है। रात में वो लोग गार्ड्स को बेहोश करके शाओ को शंशान से मिलने के लिए ले जाते हैं। शंशान शाओ को देखकर कहता है कि तो तुम आ गई। शाओ कहती है कि क्या तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है? तो शंशान कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें बहुत ही कुछ बताना है। उस युद्ध में मैं दुश्मनों के हाथ पकड़ा गया था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था उससे हाथ मिलाने का। उन लोगों ने मुझे यहाँ वेनलाओ पर हमला करने के लिए भेजा था। यान बूमेंगचू तो कहने लगती है कि तुम कैसे आदमी हो? शाओ ने तुम्हारा 3 साल तक इंतज़ार किया है और तुम्हें उसकी कोई भी परवाह नहीं है। शाओ कहती है कि चुप रहो और यहाँ से चलो। शाओ के जाने के बाद शंशान बहुत ही ज़्यादा रोता है। वो गार्ड को बुलाकर कहता है कि मुझे एक पेपर और ब्रश चाहिए। तो वो कहता है कि रुको ज़रा। अगले दिन बाओचू आता है एंड बैड न्यूज़ सुनाता है कि शंशान ने सुसाइड कर ली है और उसने एक नोट भी छोड़ा है। ये सुनकर शाओ के हाथ से तो कप ही गिर जाता है। फिर वो उस लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि उसे वेनलाओ को मारने का ऑर्डर मिला था और इसलिए उसे पहले से ही जहर दे दिया गया था। अगर मैं वेनलाओ को मार देता तो वो लोग मुझे एंटीडोट दे देते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी ज़िंदगी तो पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी। मैंने देखा कि तुम अब राजा की कॉन्क्यूपाइन हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा।
मुझे लगा कि यही करना मेरे लिए बेटर होगा। शाओ उस लेटर को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। रात में इंपीरियल शेफ कहीं जा रहा था सब्जी मतलब सड़ी हुई सब्जियों को लेकर। बाओचू वहाँ आता है एंड चेकिंग करने लगता है। वहाँ पर बूमेंग को देखकर वो शॉक हो जाता है। बूमेंग कहती है कि ये मर गया है, हमें इसका फ्यूनरल करने दो वरना इसकी आत्मा तुम्हें हर दिन दिखाई देगी और तुम ऐसे ही मर जाओगे। तो बाओचू कहता है कि छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है, जल्दी से यहाँ से इसे ले जाओ। फिर इंपीरियल शेफ वहाँ से चला जाता है। ये लोग शंगशांग की बॉडी को दफना देते हैं और पूरे रिचुअल के साथ उसका फ्यूनरल भी करते हैं। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।